दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 जून सन 2000 माफ कीजिएगा 21 मई सन 2026। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। आज गुरु पुष्कर नक्षत्र है। साथ साथ आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी डिस्क्लोज करने वाले हैं तो जिसे आप सुनकर ना केवल सीखेंगे अपितु आप अपने व्यापार व्यवसाय के अंदर भी इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का जो संबंध कर्क राशि में होता है, कर्क राशि मतलब देवगुरु बृहस्पति की अपनी उच्च की राशि, जहां पर देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ फल देने में सक्षम होते हैं, वहां पर दैत्य गुरु शुक्र का जब कंजंक्शन होता है, जो लगभग 12 से 13 साल में एक बार होता है, वो कुछ कमोडिटीज के अंदर, कुछ बाजार के अंदर ऐसी हलचल लाता है, पिछले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं, जिसमें अक्सर देखा गया है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों गुरु पुष्य नक्षत्र 21 मई सन 2026 जो सुबह लगभग 4 बजे के आसपास से शुरू हुआ है और ये कल फ्राइडे को लगभग 2 बजे के आसपास फिनिश होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे तूफान की जिसकी संभावना है। एक तरफ जी हाँ, हम चर्चा करेंगे चावल के ऊपर, राइस के ऊपर। राइस का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक विशेष रिपोर्ट आई है यूएसडीए की। इसके अलावा वर्ल्ड एग्रीकल्चर डिमांड एंड सप्लाई एस्टिमेट पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो चावल के ऊपर एक अलार्मिंग आ रहे हैं। राइस के ऊपर 11 साल के उच्चतम स्तर के ऊपर जो 11 ईयर्स यानी दशक की सबसे कम पैदावार राइस में दिखाई दे रही है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन साथ साथ पिछले 40 सप्ताह का ग्लोबल मार्केट में राइस के दाम उच्चतम देखे गए हैं। लेकिन भारत पे इसका क्या असर होगा, क्योंकि भारत ग्लोबल राइस मार्केट का 40% यानी 40% का हिस्सेदार है। भारत के अंदर चावल के भंडार भरे हुए हैं, फिर क्यों निर्यात गिर रहा है, फिर क्यों उतार चढ़ाव आ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च हेड मिस्टर तुषार जैन, जिनके अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट्स विश्लेषण आपने अक्सर देखे हैं। तुषार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दर्शकों की तरफ से आप हमें बहुत सारे ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं कि तुषार जी का लगातार आप विश्लेषण हमें प्रस्तुत करें। तो दोस्तों तुषार जी न केवल कमोडिटीज अपितु स्टॉक मार्केट के ऊपर अपना अद्भुत विश्लेषण रखते हैं, और कमोडिटी स्टॉक्स पे तो इनका जबरदस्त पकड़ आप देखते हैं। आज भी इसका लाइव एग्जांपल आपके पास इसके साथ हम शेयर करेंगे। तुषार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राइस मार्केट को कैसा देखते हैं तुषार जी? थैंक यू वेरी मच। मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 21 मई 2026। बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया के व्यापारिक रास्ते बदल रहे हैं, हॉर्मुज रूट में टेंशन है और भारतीय चावल निर्यातक एक बड़ी दुविधा में फंसे हैं। स्थिति काफी गंभीर है। यूएसडीए की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2026-27 के सीजन में यदि हम देखें तो ग्लोबल राइस प्रोडक्शन 537.9 यानी कि लगभग 538 मिलियन टन तक गिरने का अनुमान है, जो कि पिछले 11 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है। और कारण क्या है? मिडिल ईस्ट के तनाव से ग्लोबल फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो रही है, जिसके चलते और इसका असर ये है कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में राइस फ्यूचर्स लगभग $13 प्रति 100 वेट पर पहुंच गए और जो पिछले 40 हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार जी। अमेरिकन वायदा बाजार में चावल के दाम 40 सप्ताह के उच्चतम स्तर के ऊपर है। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ दुनिया चावल की कमी की बात कर रही है, दूसरी ओर हमारे पास यदि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के
गोदामों की बात करें तो वहां पर चावल का जबरदस्त भंडार यानी करीबन 42.2 मिलियन मैट्रिक टन, जो लगभग 420 मिलियन मैट्रिक टन का रिकॉर्ड बफर स्टॉक पड़ा हुआ है, जो सरकारी नियमों से लगभग 2 से 3 गुना माना जा रहा है। तो तुषार जी, आपका क्या कहना है कि क्या वजह है कि हमारा निर्यात गिर रहा है, और कैसे, क्या जबकि हमारे पास चावल के भंडार हैं, दूसरी ओर विश्व के अंदर चावल का 10-11 साल का सबसे कम उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है, फिर हम जो भारत के निर्यात की क्या स्थिति है? जी तुषार। बिल्कुल। जी बिल्कुल, निर्यात की यदि हम बात करें तो निर्यात अप्रैल 2026 में भारत का कुल चावल निर्यात लगभग 6.16% यानी कि 6.16% गिर गया है। अगर हम मौजूदा एफओबी रेट्स की भी बात करें तो मुंद्रा पोर्ट पर 5% ब्रोकन राइस लगभग $350 से $354 के आसपास है। हम थाईलैंड और वियतनाम से भी लगभग $20 से $30 प्रति टन सस्ते हैं। बासमती में हमारा 1121 सेला लगभग $1030 के आसपास चल रहा है, लेकिन ऊंचे भाड़े के कारण ट्रेडर्स नए सौदे नहीं कर रहे हैं। हमारा माल जरूर बाकी बाजारों से सस्ता है, लेकिन भाड़ा ऊंचा होने, भाड़े के अंदर वृद्धि होने के कारण अभी चिंताएं दिखाई दे रही है। अब बात अगर आगे करें तो भारत में जून से अगस्त के अंदर काफी इफेक्ट देखने को मिलता है, तो मंडियों में भी नई आवक बंद हो जाती है, और स्पेशली इसके अंदर भाड़े की काफी बड़ी इसके अंदर रीजन अभी सामने आ रहा है। तो दोस्तों, सेंटिमेंट की बात करें, डिमांड की बात करें, तो एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि जो मई से और जुलाई अगस्त तक का जो पीरियड है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय एक बकरीद आ रही है, जो बासमती की ग्लोबल डिमांड का एक बड़ा पीक मानी जाना चाहिए। उसके बाद अगस्त और सितंबर में देखें तो जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, इसकी घरेलू डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड है। तो यानी कुल मिला के यदि हम लोग देखें तो अगले 2 से 3 महीने डिमांड तो भरपूर रहने वाली है इसमें, क्योंकि त्योहार भी हैं, और दूसरी चीज इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा जो चावल है जो $20 से $30 सस्ता है, जो कि हमारे प्रमुख कंपटीटर्स हैं, चाहे वो थाईलैंड हो या वियतनाम हो या दूसरे हो। साथ साथ जो हमारा सेला 1121 का जो है, ये चावल पूरे विश्व में अपनी क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो अब कुल मिला के डिमांड अच्छी है, हमारे पास माल भी भरपूर है। तो अब तुषार जी, एक और महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में जल्दी प्रवेश होने वाला है, और देवगुरु बृहस्पति से पहले आज का दिन यदि हम बात कर लें तो आज गुरु और पुष्य का नक्षत्र है। गुरु और पुष्य नक्षत्र शनि ग्रह का माना जाता है, और गुरु पुष्य नक्षत्र यानी चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र में आते हैं तो पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो शनि ग्रह माना जाता है, और इसका जो डेटी है यानी अधिष्ठाता देवता है वो देवगुरु बृहस्पति माना जाता है। यानी तो शनि और गुरु का अद्भुत संगम गुरु पुष्य नक्षत्र पर होता है, जो आज हो रहा है। तो दोस्तों, गुरु पुष्य नक्षत्र के दौरान अक्सर देखा जाता है कि बाजारों के अंदर ट्रेंड रिवर्सल देखा जाता है। यदि आप हिस्टोरिकल देखें तो वो ट्रेंड रिवर्सल के बारे में काफी इसके पर है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप भी एस्ट्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स के मूलभूत सिद्धांत और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जो एनिशिएंट साइंस हैं, यानी हमारी पौराणिक विद्या है जिसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था और पूरा संसार भारत को ढूंढने के लिए ललायित रहता था, चाहे वो यूरोप हो या यूरोप में स्पेन हो, पुर्तगालीज हो, डच हो, फ्रेंच हो या फिर ब्रिटिश, ये सब हमको ढूंढने में अपने प्रयास लगाते थे, क्योंकि हमारे सोने की चिड़िया की जो साइंस थी उसको प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन लगातार आक्रमणकारियों के हमलों से ये साइंस छिन भिन हो गई। पिछले 25 से 27 साल हो गए हमें, हम छोटे छोटे इसके मोती पिरोकर एक माला के रूप में आप तक प्रस्तुत करते हैं। आप भी यदि चाहते हैं कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ साथ यदि आप सीखना चाहते हैं इस एनिशिएंट साइंस को, चाहे वो शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो या करेंसी बाजार हो, तो आप हमसे संपर्क करते हैं।
कर सकते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर दोबारा आप तक पहुंचते हैं। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा नमस्कार। ब्रेक। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों, जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के अंदर लगभग 12 से 13 साल में एक बार आते हैं, और उस साल जब कर्क राशि में शुक्र ग्रह प्रवेश करते हैं तो वो कुछ महत्वपूर्ण कमोडिटीज के अंदर बड़े सार्थक रिजल्ट देते हैं। यदि हम पिछले 70-80 साल का डेटा देखें तो 1978, 79, 2013, 2014, ये सब, इसके अलावा और पूरा डिटेल हमारे पास जो है वो कर्क राशि के ऊपर उस समय राइस के अंदर बड़ा मूवमेंट बना। तो अब तुषार जी से हम पूछते हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर क्या स्थिति बन सकती है, साथ साथ हम इसका फायदा स्टॉक कमोडिटी बाजार या फिर स्टॉक मार्केट में कैसे ले सकते हैं। साथ साथ हमारा इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें। ये सभी जानकारियां रिसर्च व अनुसंधान के लिए है। आपकी अनुसंधान के अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। ये सभी रिसर्च एनालिसिस हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस तुषार जैन के मार्गदर्शन में होती है। तो तुषार जी, आपको क्या लगता है कि आगे एक्सपोर्ट में क्या हो सकता है, क्या संभावना है? तुषार जी। जी, जैसे कि हम बात करें स्पेशली फंडामेंटल्स की, और इसी के साथ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलग अलग बासमती राइस और इनके अलग अलग किस्मों की। जो सबसे पहले हम नॉन बासमती राइस की यदि हम बात करें तो नॉन बासमती राइस, जो कि कॉमन राइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज है और अगस्त तक पीक लीन सीजन भी रहेगा, इसलिए इसे होल्ड करना थोड़ा सुरक्षित अभी दिखाई दे रहा है। अभी इसके एमएसपी 2369 यानी कि 2369 का मजबूत सपोर्ट इसमें नीचे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वही यदि हम बासमती राइस यानी कि प्रीमियम राइस की बात करें तो फ्रेट यानी कि भाड़े की समस्या अभी चल रही है, और उसके कारण इसे आंशिक रूप से इसके अंदर होल्ड करने की ही सलाह अभी बरकरार रहेगी। और जैसे कि अभी हमने चर्चा भी की थी, बकरा ईद और आगामी त्योहारों के तेजी पर धीरे धीरे मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं ऊपरी स्तरों पर। और वही यदि हम आते हैं शेयर बाजार के ऊपर। शेयर बाजार के अंदर जो प्रमुख दो कंपनीज है वो है एलटी फूड और केआरबीएल। जिस
एलटी फूड जैसे कि दावत, जिसे हम दावत के ब्रांड के नाम से जानते हैं, और केआरबीएल जिसे हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही कंपनीज काफी अ, अच्छा प्रदर्शन फिलहाल शेयर बाजार में करते हुए दिखाई दे रही है। एलटी फूड और केआरबीएल जैसे दिग्गज कंपनियों पर आप नजर रख सकते हैं, जिनके पास एज राइस का विशाल भंडार है, और ग्लोबल कमी के समय यही एज स्टॉक इन्हें बड़ा प्रीमियम दिला सकता है। और इसकी फर्दर टेक्निकल एनालिसिस और यदि हम देखें तो फर्दर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसके यदि हम मौजूदा भाव देखें तो मौजूदा भाव के अंदर केआरबीएल अभी लगभग 334 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। लगभग 4 रुपए की तेजी आज के सेशन में इसमें देखने को मिल रही है। और वही एलटी फूड की यदि हम बात करें तो एलटी फूड लगभग 404 के आसपास ये अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों टेक्निकली यदि हम बात करें और एलटी फूड, केआरबीएल और एलटी फूड दोनों ही कमोडिटी राइस एक्सपोर्टर्स के से आगे बढ़कर, स्पेशली यदि हम एलटी फूड की बात करें तो ये एक कमोडिटी राइस एक्सपोर्टर से आगे बढ़कर एक स्पेशलिटी फूड कंपनी बन चुका है। इसका असर उनके नंबर्स में भी साफ दिखता है। एलटी फूड्स का यदि हम मुनाफा देखें, पैट देखें यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पिछले कुछ समय में वो लगभग 28 से 30% की शानदार रफ्तार से बढ़ा है। और इस इनका आरओई भी 18 से 20% है, जो एफएमसीजी सेक्टर में टॉप लेवल पर आता है। वही दूसरी तरफ केआरबीएल का मुनाफा केवल 8 से 10% की दर से बढ़ रहा है, और उसका आरओई लगभग 14 से 16% के बीच अटका हुआ है। इसलिए ग्रोथ के नजरिए से एलटी फूड बाजी मार लेता है यदि हम एलटी फूड और केआरबीएल को कंपेयर करें तो। और इसी के साथ ही केआरबीएल फिलहाल, जैसे कि अभी हमने बात करी, लगभग 333 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका पी यदि हम देखें, पी रेशो मात्र 14 से 15 एक्स का है, जबकि इस सेक्टर का एवरेज यानी कि औसत पी लगभग 18 से 20 एक्स का होता है। और यह स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई जो कि है 430 रुपए, उससे 26% नीचे है। और केआरबीएल का 75 से 80% रेवेन्यू सीधे एक्सपोर्ट से आता है। इसलिए जब भी सरकार एक्सपोर्ट बैन या फिर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी कि एमईपी लगाती है तो इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव असर केआरबीएल पर पड़ता है। यह एक हाई पॉलिसी रिस्क वाला स्टॉक है। और अब हम चार्ट्स की ओर नजर डालें तो चार्ट्स पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। एलटी फूड एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है। यह 406 के मजबूत भाव पर अपने 50 डीआईएम जो कि 390 का है और 200 डीआईएम जो कि 355 का है, दोनों के ऊपर शानदार ट्रेड कर रहा है। वही केआरबीएल भी का भी चार्ट देखें तो वो भी अपने 200 डीआईएम जो कि 340 के नीचे संघर्ष कर रहा है। इसलिए केआरबीएल एक मोमेंटम प्ले नहीं बल्कि एक वैल्यू पिक है। और इसी के साथ ही यदि हम पिक्स देखें तो हमारी प्रेफर्ड पिक की यदि हम बात करें तो वो एलटी फूड रहेगी, जिसे दावत के नाम से भी जानते हैं ब्रांड नेम। इसे 380 से 405 के जोन में गिरावट पर खरीदे तो बेहतर रहेगा। और अगले 12 से 15 महीनों के लिए जो टारगेट इसमें आ सकते हैं वो है 480 से 520 तक के। तो शायद इसमें एक स्टॉप लॉस क्या होगा यदि कोई बाई चांस सरकार की कोई नीतियां चेंज हो जाए, जैसे कोई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लग जाए या कोई एक्सपोर्ट पे बैन हो जाए या फिर कोई और कोई किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती है, यदि वो होती है तो इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? इसके अंदर हम स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं 300 का। वही केआरबीएल की यदि हम बात करें तो केआरबीएल के अंदर भी हालांकि इसको हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं डिप्स के अंदर, और ये एक अक्यूमुलेशन ऑन डिप्स कैंडिडेट जरूर है। इसे 310 से 330 के रेंज में धीरे धीरे हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसमें हमारा 12 से 15 महीने का टारगेट जो है वो 390 से 420 का रहेगा। और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए तो लगाना चाहिए लगभग 250 के ऊपर। और यह रणनीति यह होनी चाहिए कि अभी 40% पैसा इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। जब वॉल्यूम के साथ
200 DM है, जो कि 340 को पार या जब जैसे ही करता है तो हम रिमेनिंग फंड्स इसके अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो तुषार जी का कहना है कि एल्ट्री फूड और KRBL ये जो स्टॉक्स हैं इनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जबरदस्त विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें, देख लें, समझ लें, क्योंकि कोई भी व्यापार हमेशा रिस्क फ्री नहीं होता है। आप बल्लेबाजी कर रहे हैं कि आप सोचे कि हर बॉल पे आप छक्का मारें और बॉल आपको कभी हेलमेट से ना टकराए, ऐसा होता नहीं है। ये संभावनाओं के खेल होते हैं, विश्लेषण के खेल होते हैं, एस्टिमेशन के खेल होते हैं। इसके अंदर सुरक्षा भी जरूरी है। आप अपने निवेशकों को, ट्रेडर्स को हमारा पूरा शो ध्यान से देखें, समझें, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ साथ हमारे जो स्क्रीन पे नंबर आप दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर आप नजर रखें और कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स यानी ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा शो कमोडिटीज, करेंसीज, बुलियन, मेटल, एग्रो कमोडिटी, स्टील, कोल, पार, इनके ऊपर आपको लगातार देखने को मिलेंगे। एक खुशखबर ये भी है कि बहुत जल्द सरकार NCDX के ऊपर रेन वायदा यानी वेदर इंडेक्स भी चालू करने वाली है। यानी मुंबई के मौसम, बरसात के ऊपर आप डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकेंगे। इससे किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशंस हेज कर सकते हैं यदि मानसून उनके बरखिलाफ जाता है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। आज के इस चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। तुषार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जबरदस्त विश्लेषण राइस और राइस रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर दिया। मैं पूरे चैनल की और दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।